गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कल के क्वेश्चन के रिवीजन से। कल था हमारा 14th मई और 14th मई से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की FightChess.com ऑनलाइन नेशन कप्स जीता। तो मैंने इस गेम के बारे में आपको बताया था कि ये ऑनलाइन है, बाकी जो भी गेम है वो 2020 के उन सभी को पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन ऑनलाइन होने के कारण FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप हुआ और इसमें चाइना नंबर 1 पे आया। जबकि अगर हम लोग बात करें कि भारत कौन से स्थान पे है, तो भारत है 5th रैंक पे। ठीक है, याद रखिएगा नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे है चाइना। नेक्स्ट है हमारा कि आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे जो आंकड़ा नया आया है, मैंने कल ही आपको बताया था कि 40 से 45, याद कर लीजिए आप लोग, 40.45 टन की वृद्धि हुई है। और इसी के साथ जो आरबीआई का गोल्ड रिजर्व है वो कितना हो चुका है, 653.01 टन, जबकि लास्ट टाइम कितना था, 612.56 टन। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा जो एक गोल्ड रिजर्व के साथ एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है विदेशी मुद्रा भंडार। भारत का मार्च 2020 में विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, 477.81 बिलियन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा कवच मानव शरीर में मौजूद कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाया किस कवच के माध्यम से, तो कोविड कवच एलिसा। मैंने आपको बताया था कोविड कवच एलिसा, जिसको विकसित किया गया है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से। इसका फायदा क्या है कि 2.5 घंटे के एक निरंतर परीक्षण में एक साथ 90 नमूनों का परीक्षण किया जाएगा कोविड कवच एलिसा के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा, हिंद महासागर में चीन भारत से मात्र 684 किलोमीटर की दूरी पर किस देश में कृत्रिम द्वीप बना रहा है, तो चीन मालदीव में बना रहा है कृत्रिम द्वीप। ओके, याद रखिएगा कहाँ पे, मालदीव में। हुआ क्या था कि वर्ष 2016 में 16 द्वीप चीनी कंपनियों को लीज पे दे दिए गए थे और अब वहाँ पे चीन यह द्वीप बना रहा है, जिसमें ये डर जताया जा रहा है कि ये जो द्वीप है यहाँ पे निर्माण के आड़ में ऐसा ना हो कि चीन अपना मिलिट्री बेस स्थापित कर ले। और अगर यहाँ पे मिलिट्री बेस स्थापित हो या ना हो, लेकिन इस यहाँ पे 20 से 25 मिनट ही सिर्फ लगेंगे यहाँ पे भारत में आने में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के बीच सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्ट्राइट्रैक्स पुरस्कार जीता है। तो स्ट्राइट्रैक्स पुरस्कार किसने जीता है, केम्प गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में एफआईआर द्वारा आपके द्वार योजना शुरू किया गया है। ठीक है, तो एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू किया गया है किसके द्वारा, ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। अभी इसको 23 पुलिस स्टेशनों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, फाइंडिंग फ्रीडम किसके जीवन पर लिखी पुस्तक है, तो फाइंडिंग फ्रीडम प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल। अब प्रिंस शब्द जुड़ा है तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऑब्वियस सी बात है किसी रॉयल फैमिली से रिलेटेड है। हाँ, ये ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पोते हैं प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी हैं मेघन मार्कल। अब इनके साथ एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है, ये चर्चा में आए थे जनवरी में, क्योंकि इन्होंने अपनी शाही उपाधि छोड़ दिया था, शाही परिवार को इन्होंने त्याग दिया था। और ये जो लिखा गया है ये शाही पत्रकार ओमिड स्कोपी और कैरोलिन डूरेंट के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, ई नाम एक पैन इंडिया ई व्यापार प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो अप्रैल 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। अभी ये चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि 10 राज्यों से 177 नई मंडियों को इसमें ऐड किया गया है, इस वजह से ये चर्चा में आया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर को सम्मान देते हुए वहाँ के तेल अवीव की एक स्ट्रीट का नाम टैगोर रखा है और सड़क को टैगोर स्ट्रीट नाम दिया है, तो इजराइल ने। यहाँ पे उन्हें लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को सम्मान देते हुए। अभी उनकी जयंती मनाई गई है 7 मई को। ठीक,
अगला हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज देश की कुल जीडीपी का कितना परसेंट है? तो ये देश की कुल जीडीपी का 10% है। और अगर हम लोग अमाउंट की बात करें तो 20 लाख करोड़ का पैकेज है ये। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की, जबकि हमारा पहला क्वेश्चन किससे है? जीआई टैग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीआई टैग या फिर भौगोलिक संकेतक होता क्या है। देखिए, ये एक तरह का टैग है जो दिया जाता है किसी विशेष भौगोलिक स्थिति में उत्पन्न होने वाले विशेष उत्पाद को। आपको पता है कि भारत में सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग टी को जीआई टैग दिया गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जीआई टैग मिलने के बाद किसी भी जो प्रोडक्ट होता है, जो उत्पाद होता है, उसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी जान पहचान होती है उसकी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन आपने सुना होगा, उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे जीआई टैग वाले जो उत्पाद होते हैं ये किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी है हमारा पहला क्वेश्चन कि जीआई टैग के संदर्भ में निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। पहला हमारा कि हाल ही में सोहराई खोवर पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग है? सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला। यह बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग है। ये पेंटिंग तो सही है और इसको जीआई टैग भी मिला है, लेकिन ये बिहार की पेंटिंग नहीं है। ये कहाँ की पेंटिंग है? ये पेंटिंग है झारखंड की। तो कथन एक तो हमारा गलत हो गया। दूसरा हमारा तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देख लेते हैं इसके बारे में। 12 मई को झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक दिया गया है। अब मैंने आपको बताया था कि जीआई टैग उसे ही दिया जाता है जो कि विशेष उत्पाद हो। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या विशिष्टता है। झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करके फसल के मौसम एवं शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक अनुष्ठान भित्ति कला है, मतलब जिसमें दीवारों को पेंट किया जाता है। ठीक है, इस शैली में लाइनों, डॉट्स, जानवरों के आंकड़े और पौधे की विशेषता होती है जो अक्सर धार्मिक आइकनोग्राफी का प्रतिनिधित्व करती है। रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा और हजारीबाग और टाटा नगर रेलवे स्टेशनों के अलावा सोहराई खोवर चित्रों को सजाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा तेलिया रुमाल, जो कि हमने पढ़ा। तेलिया रुमाल एक दोहरी बुनाई है जिसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश के चिराला में हुई थी तेलिया रुमाल की शुरुआत। इसे बनाने के लिए कॉटन लूम के साथ जटिल हस्त निर्मित का काम शामिल है, जो केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि ये हर जगह पाया जाता है, जैसे हर जगह की एक अपनी स्पेशलिटी होती है। ठीक है, तो ये उसी तरह इसमें 3 विशेष रंगों का, जैसे लाल, काला और सफेद आता है। विभिन्न प्रकार के डिजाइन इसकी विशिष्टता का प्रतीक है। निजाम के राजवंश के दौरान आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के एक छोटे से पिछड़े गांव पुट्टपका में लगभग 20 परिवार हथकरघा बुनाई में लगे हुए थे। ठीक है, तेलिया रुमाल राजस्थान के अजमेर शरीफ की दरगाह पर चढ़ाया जाता है। हैदराबाद के निजाम की तत्कालीन अदालत में राजकुमारियों द्वारा तेलिया रुमाल को घूंघट के रूप में पहना जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अब बात आई है जीआई टैग की। तो लेटेस्ट में जिन्हें जीआई टैग दिया गया है उनको भी हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए, अभी मैंने रिसेंटली आपको पढ़ाया था कि कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे इसको एक विशेष प्रकार की मिट्टी, करेवा मिट्टी में उगाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा कदलाई मितई, जो कि एक मूंगफली की कैंडी है, ये तमिलनाडु का है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा चाक हाओ चावल, जो कि एक सुगंधित चिपचिपा चावल है, मणिपुर का है, इसको जीआई टैग दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के टेराकोटा कार्य को दिया गया है जीआई टैग। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा रिपोर्ट से है, वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। पहला हमारा कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के उन 88 देशों में शामिल है जो संभवतः 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। अभी तो आपको ये नहीं पता है ना कि ये लक्ष्य हैं कौन, एग्जैक्टली ये लक्ष्य हैं कौन से, ठीक। लेकिन ये रिपोर्ट आ गई है कि भारत इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अभी हम लोग आगे डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे कि लक्ष्य कौन से हैं। फिर हमारा कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जिन 4 मानकों के आंकड़े उपलब्ध हैं, भारत उनमें से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। अब ये मानक है कौन? पहला तो है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वृद्धि रोध, दूसरा है प्रजनन योग्य आयु की महिलाओं में एनीमिया के मामले, तीसरा है बच्चों में मोटापा और अनन्य स्तनपान। तो ये तीनों हमारा सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 तीनों हमारा सही है। पढ़ लेते हैं कि ऐसा कौन सा पोषण लक्ष्य है जिसको रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत इसे प्राप्त नहीं कर पाएगा, जो कि वह 2025 तक प्राप्त करना चाहता है। तो देखिए यहाँ पे वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य सभा में माँ, शिशु, किशोर बच्चों में 6 पोषण लक्ष्यों की पहचान की गई थी जिन्हें 2025 तक प्राप्त किया जाना था। कौन कौन सा? पहला हमारा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वृद्धि रोध या बौनापन के मामले में 40% की कमी। दूसरा हमारा 19 से लेकर के 50 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया के मामले में 50% की कमी। ये एक निर्धारित लक्ष्य है जिसको प्राप्त करना था 2025 तक। तीसरा हमारा कम वजन के शिशुओं के जन्म के मामले में 30% की कमी को सुनिश्चित करना। उसके बाद है बच्चों में मोटापे के मामले में वृद्धि को पूरी तरह से रोकना। उसके बाद हमारा शिशु के जन्म के पहले 6 महीनों में अनन्य स्तनपान, मतलब कहा जाता है कि जन्म के शुरुआती जो 6 माह होते हैं उसमें शिशु को केवल माँ का दूध ही पिलाया जाना चाहिए। इसकी दर को 50% तक बढ़ाना, ठीक है। जनरली ऐसा हो नहीं पाता है, इस वजह से लक्ष्य रखा गया है कि इसको 50% इंक्रीज करना है। उसके बाद है हमारा बाल निर्बलता, दुबलापन के मामलों में कमी लाना और इसे 5% से कम बनाए रखना, ठीक। तो ये लक्ष्य थे जिनको भारत 2025 तक प्राप्त नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ अभी अनुमानित है। उसके बाद आता है कि बच्चों में कम वजन और कुपोषण। तो वर्ष 2000 से लेकर के 2016 तक लड़कों में कम वजन के मामलों की दर 66% से घटकर कितनी पहुंच गई है? 58.1%। और लड़कियों में जो कम वजन के मामले हैं वे 54.2% से घटकर कितना हो गया है? 50.1%। इसके अलावा भारत में 37.9% बच्चों में बौनापन और 20.8% बच्चों में निर्बलता या दुबलेपन के मामले देखे गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रजनन योग्य आयु की 2 में से 1 महिला में एनीमिया देखी गई है, ठीक है। तो भारत को इस को अचीव करना है कि ये सही हो जाए जो भी इसका रिपोर्ट है, ठीक, याद रखिएगा। अगला हमारा हाल ही में चर्चित विवाद से विश्वास योजना क्या है? विवाद से विश्वास। पहला है हमारा कि यह योजना भूमि विवाद के निपटारे से संबंधित है। अब पढ़ के भी तो यही लग रहा है ना, क्योंकि जनरली जो विवाद होते हैं वे जमीन को ही लेकर के होते हैं, ठीक। तो यह योजना भूमि विवाद के निपटारे से संबंधित बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत है। जो लोग जानते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ये कर निपटान से है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में इसकी समय सीमा 30 जून से बढ़ा करके 31 दिसंबर कर दिया गया है, ठीक। उसके बाद हमारा, चलो ये तो सही है। तीसरा हमारा इसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान में की गई। तो मैंने तो आपको पढ़ाया आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसमें तो कहीं इसकी चर्चा नहीं की गई थी। क्यों? क्योंकि इसकी चर्चा की गई थी बजट में, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान तो अभी 2 दिन पहले आया है, तो इसमें इसको नहीं बताया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक। देख लेते हैं इसके बारे में। इसकी घोषणा 2020-21 के बजट में की गई थी। सरकार ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम का प्रस्ताव किया और इसी स्कीम का नाम क्या रखा गया? विवाद से विश्वास स्कीम। इसके तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा, उन्हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी तरह से छूट मिलेगी। अगला क्वेश्चन हमारा कि टोडा जनजाति से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला हमारा,
टोडा जनजाति दक्षिणी भारत की नीलगिरी पहाड़ियों की एक चरवाहा जनजाति है। तो पहला तो हमारा बिल्कुल सही है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारा कि कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए टोडा कारीगर जो हैं इन्होंने लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए मास्क बनाने में अपने पारंपरिक कौशल का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। टोडा भाषा में इस कढ़ाई को पोहर, जबकि पारंपरिक टोडा पोशाक एक विशिष्ट शॉल है जिसे क्या कहा जाता है? पुटुकुली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पुटुकुली कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों हो जाएगा हमारा सही। पहला पॉइंट तो आप याद रखिएगा कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे हम लोग कि इसका जीवन यापन जो होता है वो डेयरी उत्पाद, बेत और बांस आदि के पारंपरिक व्यापार का निर्भर होता है इनका जीवन यापन। तीसरा है कि कोविड-19 से सब लोग अफेक्टेड हैं, लेकिन अब उससे अफेक्टेड हैं तो उससे बचा कैसे जाए, इसके लिए टोडा जो कारीगर है उन्होंने एक मास्क बनाना है और उस मास्क को बनाने के लिए उन्होंने अपने पारंपरिक कौशल का उपयोग किया। ये जो इनका पोहर होता है, कढ़ाई और पोशाक पुटुकिली, यह एक भव्य परिधान माना जाता है जिसको पहले केवल विशेष अवसरों के लिए पहना जाता था। सपोज दैट मंदिर जाना, त्योहार हो गए या फिर कफन के रूप में। यह कढ़ाई किसके द्वारा बनाई जाती है? तो टोडा महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। इसमें रूखे सफेद सूती कपड़े पर ज्यामितीय डिजाइनों में विशिष्ट लाल एवं काले धागे का प्रयोग होता है। इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो याद रखिएगा जीआई टैग मिल चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा कोविड चटाई या इससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, पहला हमारा कि केरल स्टेट कोईल कॉरपोरेशन द्वारा राष्ट्रीय कोईल अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान की मदद से इसे बनाया जा रहा है। किसी कोविड चटाई को अभी हम लोग जानेंगे कि कोविड चटाई है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। तो ये तो हमारा सही है। बी वाला देखते हैं। अब इसमें बताया गया कि इसका उद्देश्य है रोग जनकों जैसे कि वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इनको घरों, कार्यालयों, दुकानों एवं संस्थानों में प्रवेश करने से रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोनों हो जाएगा हमारा सही। ए एंड बी बोथ सही है। देख लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में केरल सरकार ने बताया कि वायरस और बैक्टीरिया को घरों में प्रवेश करने से रोकने के लिए जल्द ही केरल स्टेट कोईल कॉरपोरेशन एक कोविड चटाई लॉन्च करेगा। अब बात आती है कि इसको तैयार करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया गया है? तो रबर या प्लास्टिक से बने होल्डिंग ट्रे में फाइबर मैट BC20 मैट को लगाया जाएगा और कीटाणुनाशक को संतृप्त होने तक चटाई पर डाला जाएगा। जब कोई व्यक्ति नंगे पैर या जूता पहने हुए चटाई पर कदम रखेगा तो कीटाणुनाशक उसे साफ कर देगा। अब बात आती है क्या ये परमानेंट रहेगा? हाँ, लेकिन हर 3 दिन में इसको बदलना होगा। चटाई पर पानी एवं कीटाणुनाशक को प्रत्येक 3 दिन में बदलना होगा, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय कोईल अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान की हेल्प से इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसको ये है क्या? ये एक संगठन है जो कि कोईल बोले तो नारियल के रेशे के पारंपरिक क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की खोज कर रहा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो अभी देखिए अब ये आ गया है तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि अभी अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको सारे मटेरियल स्टडी 9-1 से रिलेटेड जितने भी मटेरियल है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना हो, मॉक टेस्ट सॉल्व करना हो, वीडियो क्लासेस देखने हो, ठीक, वो सारी चीज़ें, या फिर करंट अफेयर में आपको डेली PDF डाउनलोड करना हो, टेस्ट देना हो, वन लाइनर पढ़ना हो, डेली मंथली टॉपिक वाइज, स्टेट वाइज या फिर प्रीलिम्स फैक्ट, ये सारे पॉइंट्स आपको ऐप में इजीली मिल जाएंगे। तो आप अगर अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। वित्त मंत्री ने आयकर रिटर्न की तारीख 31 जुलाई से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो यहाँ पे 30 नवंबर कर दिया गया है आयकर रिटर्न की तारीख को। टैक्स ऑडिट की डेट अभी तक 30 सितंबर थी और इसको 31 अक्टूबर कर दी गई। ठीक, अब बात आती है इससे रिलेटेड जो भी टैक्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है उनका थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे TDS की दरों में 25% की कमी की जाएगी, किसके? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। इसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी क्योंकि उनके रेवेन्यू में काफ़ी कमी आई है।
तीसरा हमारा 25,000 करोड़ का ईपीएफ सपोर्ट, 15,000 की सैलरी वालों को 3 महीने की मदद। सभी फर्म एवं कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं, उनकी सैलरी 15,000 से कम है, तो उनके पीएफ का पैसा कौन देगी? सरकार देगी। ठीक। और ऐसे कर्मचारियों की सैलरी का 24% हिस्सा सरकार उनके पीएफ में जमा करेगी। सरकार ने ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया और अब अगस्त तक ईपीएफ में सरकार मदद करेगी। इसके अलावा जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, आवास वित्तीय कंपनियां और एमएफआई कंपनियां हैं, इनके लिए 30,000 करोड़ रुपए के धन उधार की सुविधा दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा कि केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार अब कितनी रकम तक के सरकारी टेंडर में विदेशी कंपनियों का हिस्सा नहीं ले पाएंगे? तो 200 करोड़ तक का जो रकम होगा इस टेंडर में विदेशी कंपनियां हिस्सा नहीं ले पाएंगे। स्वदेशी और भारत की जीडीपी को पटरी पे लाने के लिए इस तरह के कई कदम उठाए जा रहे हैं। मैं भी आप लोग से अपील करूंगी, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी प्रोडक्ट आप यूज़ करें। हालांकि लोग एडिक्ट हो गए हैं, आदती हो गए हैं, बट फिर भी कोशिश करिए। देश आपका है, बचाना भी आपको है। अगला हमारा, वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्योगों सेक्टर को कितनी रकम कोलेटरल फ्री, कोलेटरल बोले तो बिना गारंटी के लोन की सुविधा का ऐलान किया है? तो यहाँ पे 3 लाख करोड़ रुपए बिना गारंटी के लोन की सुविधा का ऐलान किया गया है। ठीक है। इसी पैकेज में से जो 12 मई को प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज ऐलान किया, इसमें 6 लाख करोड़ रुपए की डिटेल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 मई को जारी किया और उन्होंने कुल 15 ऐलान किए, जिसमें क्या क्या चीज़ें थी? बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में मे भी नितिन सर आपसे डिस्कस भी करें आज या फिर कल। आपको ये वीडियो मिल जाएगा जिसमें इस पैकेज, क्योंकि बहुत बड़ा पैकेज है तो एक करंट अफेयर के 20 मिनट के वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है। ठीक है। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला तो हमारा एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा बिना किसी गारंटी के। इसके लिए 20,000 करोड़ का कर्ज और 2 लाख उद्यमियों को फायदा होगा। अगर ये लोन दिया जाएगा तो इससे इतने लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा एमएसएमई की परिभाषा भी बदल दी गई है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट के बीच अब फर्क नहीं है। माइक्रो यानी कि बेहद छोटे उद्योग वे कहलाएंगे जहां 1 करोड़ तक का निवेश है और 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, जबकि सर्विस सेक्टर में भी 10 लाख की जगह 1 करोड़ के निवेश पर भी माइक्रो यूनिट रहेंगे। स्मॉल यानी छोटे उद्योग वे कहलाएंगे जो 10 करोड़ तक का निवेश है और 50 करोड़ तक का टर्नओवर है। मीडियम यानी मझले उद्योग क्या होंगे? जहां 20 करोड़ का निवेश और 100 करोड़ का टर्नओवर हो। ठीक, याद रखिएगा। अगला हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रवासी राहत मित्र ऐप की शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम ने स्टार्ट किया है प्रवासी राहत ऐप। इसमें किया जाएगा, हालांकि इसको शुरू किया गया है कि जो उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं उनके लिए जो भी स्कीम चलाई जा रही है इस ऐप के माध्यम से उन्हें ये चीज़ें पता भी चल जाएंगी और साथ ही साथ लौटने वाले मजदूरों का विवरण भी सरकार को मिल जाएगा। तो इस उद्देश्य से इसको चलाया गया है। अगला हमारा कि भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप की नई तिथि क्या है? तो 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 इसकी नई तिथि है। फीफा बोले तो फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन की ओर से महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप इसी साल 2 से 21 नवंबर तक होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। और चूंकि भारत इसमें मेजबान है तो इसको क्वालिफाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। टूर्नामेंट कहाँ होगा? तो देश में कुल 5 जगहों पर लाइक कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और नवी मुंबई में होगा। जो फाइनल्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? वे नवी मुंबई में होंगे। 1 जनवरी 2003 या उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं। 31 दिसंबर 2005 या उससे पहले जन्मे खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में शामिल होने की छूट है। तो ये थे हमारे आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको करंट अफेयर का बदलता हुआ पैटर्न अच्छा लग रहा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर शेयर किया करिए। इसके अलावा जब भी आप ऐप को डाउनलोड करें तो हमें रेटिंग और अपने रिव्यूज़ जरूर दें, वो बहुत यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।